Hello everyone, my name is Vijeta Singh and welcome to Topper's Note. Today is 29th June and today we are going to cover the following articles. India's gig workforce to reach 2.35 crores by 2030. ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये उससे रिलेटेड है. रैशनलाइजेशन रिफॉर्म्स में टेस्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस एट जीएसटी मीट. जीएसटी काउंसिल का भी एक मीट होने वाली है, तो ये उस पे है. स्टेट्स फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिजिकल प्रोफ्लिगेसी. फ्रीबी कल्चर एंड उसका जो इम्पैक्ट होता है टुवर्ड्स स्टेट और सेंटर्स फाइनेंशियल हेल्थ, ये उस पर एक एडिटोरियल है द हिंदू का. मोदीज टू समिट्स, यूएई ट्रम्प्स G7. ये G7 के समिट में जैसे इंडियन पीएम गए हुए हैं, तो ये उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है. स्कूल्स पुअर इन डिजिटल लर्निंग, 180 डिस्ट्रिक्ट स्कोर लेस देन 10%. ये एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया है, ये उसके ऊपर है. अ हिस्ट्री ऑफ द स्टेरलाइट कॉपर प्लांट इन थुट्टीकुडी. ये एक स्टेराइट कॉपर प्लांट है. ये अभी रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि इट इज़ गोइंग टू शट डाउन इट्स प्लांट इन तुटिकोडी. तो उसका इम्पैक्ट और कॉपर बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज़ पे, तो ये उस पे है. इंडियाज़ गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 करोर्स बाय 2030. ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, द कंट्रीज गिग वर्कफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2.35 करोर्स बाय 2029 एंड 30. अब ये गिग वर्कर होते क्या हैं? An individual employed transactionally on a time or task-based manner having the flexibility to choose their hours of work. अब ये जो फ्रीलांसर्स आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो कल्चर है फ्रीलांसिंग का, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गिग वर्क. अब ये 50 million freelance workers across various sectors, 90 million jobs could potentially be added by gig economy. और ब्रेक डाउन अब करें तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो 42% है हायर स्किल फ्रीलांसिंग, मीन्स आईटी, डिज़ाइन, मैनेजमेंट. और की प्लेयर्स क्या है, जैसे ओला उबर हो गए, स्विगी जोमेटो जो हम देख रहे हैं, अर्बन कंपनी, इस टाइप की जो चीज़ है. एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं. मेजर हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की? फ्रेमवर्क टू बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय प्लेटफॉर्म्स एंड इंश्योर सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स इज़ रिक्वायर्ड. कि मतलब एक तो सोशल सिक्योरिटी इन जो गिग वर्कर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो ये सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट इन्हें मिलता नहीं है. अब ये जो इंक्रीजिंग ये जो गिग वर्किंग है ना, इसने क्लासिफाई किया गया है गिग वर्कर को कि प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर. प्लेटफॉर्म वर्कर वर्क इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म. एंड नॉन प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? कैजुअल वेज वर्कर्स एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन द कन्वेंशनल सेक्टर वर्किंग पार्ट टाइम और फुल टाइम. कि मतलब ये तो आपके जो डिजिटली आईटी इन सब के थ्रू काम कर रहे हैं, और ये है जो वेज वर्कर्स हैं. अब प्लेटफॉर्माइजेशन जो है, इसने एक नया लेबर क्लास का मतलब उससे एक राइज हुआ है, प्लेटफॉर्म लेबर. अब ये ना फॉर्मल में आते हैं ना इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं. इनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. सो दे कैन नॉट एक्सेस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस एंड इंटाइटलमेंट्स. अब now, what is gig economy? It is a free market system in which temporary positions are common and organizations contract with independent workers for short term engagements. कि मतलब जो शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट्स हैं उनके लिए अब कंपनी किसी को परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने के बजाय ये शॉर्ट टर्म के लिए इन लोगों को हायर करती है. According to a report by Boston Consulting Group, India's gig workforce comprises 50 million workers employed across industries such as software, shared services and professional services. एक और 2019 में रिपोर्ट थी इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की कि इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इन फ्लेक्सी स्टाफिंग ग्लोबली. अब पोटेंशियल क्या है गिग सेक्टर का? 56% नया एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में जनरेट हो रहा है वो इसी सेक्टर में हो रहा है. ये ब्लू कॉलर जॉब्स में भी है और वाइट कॉलर जॉब जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है उसमें भी इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है. गिग इकोनॉमी कैन सर्व अप टू 90 million जॉब्स इन द नॉन फार्म सेक्टर इन इंडिया विद द पोटेंशियल टू एड 1.25% of the GDP. As India moves towards its stated goal of becoming 5 trillion economy by 2025, the gig economy will be major building block. कि मतलब अगर हमें अपना जर्नी दिखाना है towards 5 trillion economy, तो gig sector is going to play a very major role. And how pandemic impacted the gig economy? Business got disrupted because of COVID-19 and people were looking for an income source to sustain. This led to pandemic-led boom in demand for gig workers. However, as number of gig workers have grown, especially with consumer internet companies जैसे कि स्विगी हो गई, ओला हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये पेंडेमिक के टाइम में जो और डिमांड में आ गई कि लोग बाहर निकलने से डरने लगे. एंड ये एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होता है कई बार कुछ लोगों के लिए. It had two significant implications on the contractual labor ecosystem. First, it has created new business models to cater to the growing requirement for on-demand staffing. Secondly,
It has once again put the spotlight on the labor codes that recognize gig workers and provide for a universal minimum wage. तो ये तो इसके इम्पैक्ट है जो इसने एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया है. अब इफेक्ट्स क्या होंगे? लेबरर्स पे लो वेज, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, डिक्रीज इन टिप्स एंड फोर्स टू वर्क मतलब ऑड या लॉन्ग आवर्स आप जो भी कह लो. कंज्यूमर कन्वीनियंस, लोअर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, चीप प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो या कैसे कर रहे हो. इंडस्ट्री, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ at the investor level and corporate consolidation, colonization of entire sector by tech platforms. Food पे क्या है? Food service workers receive lower pay, food safety risk, alienates people from their food, and restaurants lose their money. A small producer, they're difficult to make profit and forced to use the tech platforms which are really, they charge a very hefty amount. Loss of control over business and pay tech royalties. क्योंकि अगर कोई डेवलप कर रहा है तो ये कुछ इफेक्ट्स है गिग इकोनॉमी के. तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी. अब इसका वे फॉरवर्ड हम क्या क्या बोल सकते हैं कि इनको, वही जो नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए ना इनके लिए कोई लॉ आना चाहिए, और फिर इनके जो फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स हैं इसको भी रेगुलेट करने के लिए एक ओवरऑल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है. Rationalization reforms may test center-state relations at GST meet. The GST Council meeting is expected to take up proposals aimed at plugging leakages and shoring up compliance. अभी GST Council की मीट होने वाली थी, उससे रिलेटेड ही न्यूज़ है. Areas that need attention. अब GST Council किस इशू से बात कर सकती है कि stricter scrutiny and verification of high-risk taxpayers can take a call on recommendation by ministerial panel headed by Comrade Sangma to levy 28% of the tax on online gaming, casino and horse racing. कि इन सब एरियाज ये एरियाज ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं. अब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस था क्या कि जब जीएसटी आया था तो कुछ स्टेट जो थे, क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, तो जो मैन्युफैक्चरर जो स्टेट्स है वो उन्होंने बोला था कि हमारे लिए लॉस है. तो ये 5 साल का प्रोविज़न था कि आपका जो भी मतलब जो भी डिफरेंस होता है जो कि पहले और अभी जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंस जो है वो सेंटर आपको पे करेगी. बट ये जो प्रोविज़न था ये केवल 5 साल के लिए था. अब 17 में आया था तो 5 साल होने वाले हैं. फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सर्टिनिटी और टू स्टेट फाइनेंसेज एज पार्ट ऑफ बार्गेन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. स्टेट्स वॉन्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस मैकेनिज्म, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है, बट वही स्टेट्स अभी भी उनका रेवेन्यू जो वो उस लेवल तक मैच नहीं हुआ है. ऑल इंडिया एवरेज शॉर्टफॉल बिटवीन प्रोटेक्टेड रेवेन्यूज एंड पोस्ट सेटलमेंट ग्रॉस स्टेट जीएसटी वॉज 27.2% in 2021-22. Only 5 states registered revenue growth higher than protected जीएसटी रेवेन्यू. सो फॉर अभी सेंटर ने इस पर कोई अभी अपना आंसर दिया नहीं है. इशू ऑफ रेजिंग टैक्स रेट, जीएसटी कलेक्शन हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. आरबीआई स्टडी ने क्या कहा है कि वेटेड एवरेज जीएसटी टैक्स रेट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 14.4% to 11.6% and revenue neutral rate was estimated at 15.5%. अब जीएसटी काउंसिल कैन टेक द इंटरिम रिपोर्ट जो कि बसवराज बोम्मई ने बनाई थी कि मतलब क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है तो क्या पता जो टैक्स रेट्स है वो इंक्रीज हो जाए, जो कि 5 स्लैब्स है ना हमारे, जो 5, 12 और 18, 28 करके. Conclusion. Consultative and consensual nature of decision making must be adhered to, and addressing the contender issue require bridging the trust deficit between center and state and cooperative federalism. ये कुछ टर्म है जो आपको एग्जाम के लिए मतलब याद करने रहने चाहिए कि जैसे cooperative federalism, consultative and consensual nature of decision making. तो ये जीएसटी काउंसिल के मीट में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेके ये 3 चीज़ें पे ध्यान ज़रूर देना है. States freebies and the cost of fiscal profligacy. Context. Need for institute more effective checks that can make wayward states fall in line is compelling. अब growing जो freebie culture है, जो political parties are outdoing each other in promising free electricity, water supply, laptops, cycles, electronic appliances, etc. These are called freebies and are characterized as fiscally imprudent because अभी फिजिकली इम्प्रूडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपना जो पब्लिक एक्सचेकर है वो यूज़ करके इन फ्रीबीज़ को फंड करती है. मीन्स फ्रीबीज़ आर फंडेड बाय ये जो गवर्नमेंट के पास जो पीपल्स मनी, जो टैक्स पेयर्स मनी है. अब इससे क्या होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या जो एक्सपेंडिचर फॉर ग्रोथ होगा उसके लिए पैसे कम होंगे. देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू, इट विल बोरो मनी. अब बोरो मनी करेगी तो फिर क्या होगा, डेट जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा. तो अल्टीमेटली इस यहाँ जो डेट बर्डन है ये कैसे होगा, फिर इंक्रीजिंग, इसका एक तरीका ये हो सकता है इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स फ्रॉम
विच द गवर्नमेंट इज रिसीविंग फ्रॉम नॉर्मल पीपल. सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट जो है किसको बर्डन करी है, नॉर्मल पीपल को. Government should use borrowed money to invest in physical and social infra. It will generate higher growth and thereby higher revenues in the future so that the debt pays for itself. If government spend loan money on populist giveaways, the growing debt burden will eventually increase. वही जो ये flow है ना, यही. Misleading picture. अब state budgets के analysis by RBI or any think tank shows that the state finances are in good health and conforming to FRBM. FRBM में Fiscal Responsibility and Budget Management Act है. ये मतलब कोई भी अगर स्टेट बजट का एनालिसिस करता है तो इट सीम्स कि स्टेट बजट जो है, स्टेट फाइनेंसेस जो है, दे आर इन गुड हेल्थ. बट ये एक मिसलीडिंग है पिक्चर है, बिकॉज जो भी ये बोरोइंग्स होती हैं पॉपुलिस्ट गिव अवेज के लिए, दे आर डन ऑफ द बजट बियॉन्ड FRBM ट्रैकिंग एंड बर्डन ऑफ डेट इज ऑन स्टेट एक्सचेकर ऑल्दो कंसील्ड. अब कैग ने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट, लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट आर वे अबव व्हाट इज एक्नॉलेज इन द ऑफिशियल बुक्स. कि अगर एक्स्ट्रा बजटरी जो बोरोइंग्स है अगर वो भी हम कंसिडर कर ले तो फिर तो जो ये डेट बर्डन है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. मोटिवेशन फॉर स्टेट्स इन एक्सपेंडिंग द फ्रीवेज इज टू बिल्ड वोट बैंक. Problem arises when transfer payments become discretionary expenditure. Spending is financed by debt and debt is concealed to circumvent FRBM. कि मतलब ये डेट जो है वो कंसील किया जा सके कैसे, एक्स्ट्रा बजटरी जो बोरोइंग्स है उसमें. क्यों? क्योंकि FRBM का टारगेट जो है कि प्लस माइनस जो 4 है ना, +-2 इसमें होता है. इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेज, ऑल ऑफ देम हैव बिकम इनफेक्टिव. अब एक है अपोजिशन का काम क्या होता है कि टू कीप अ चेक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट, बट दे डोंट स्पीक बिकॉज कल को फिर वो भी जो पॉलिटिकल उस स्पेस पे होंगे तो वो भी दे विल बी डूइंग द सेम थिंग, द फ्रीबीज कल्चर. सो दे डोंट स्पीक व्हेन दे आर इन अपोजिशन. कैग ऑडिट. CAG is supposed to enforce transparency and accountability, but now it has lost its essence. Audit reports necessarily comes with a lag. Market is another potential check. मतलब market कर क्या कर सकता है? It can signal the health of the state finances by pricing loans floated by different state governments differently, reflecting their debt sustainability. But what is the problem? Market perceives all the state borrowing as implicitly guaranteed by center. So all these checks, opposition, CAG audit, market, they are grappling with their own problems. Way ahead. अब मतलब कुछ solutions क्या हो सकते हैं? FRBM Act कि FRBM Act इसको अमेंड करने की ज़रूरत है टू इन्फोर्स मोर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज ऑन देयर एक्सचेकर. कि मतलब अभी जो ऑफ बजट बोरिंग्स हो रही है दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन FRBM Act, सो इट नीड्स टू बी अमेंडेड सो दैट दिस एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज आर ऑल्सो reflected there. Permission denied. Under the constitution, the states require center's permission when they borrow. So the center should not hesitate to impose conditionalities कि if अगर एक हम देखते हैं अगर स्टेट की जो फिजिकल हेल्थ है वो पुअर है तो उसके लोन की गारंटी करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेंटर के पास ही पावर है एंड दैट ऑल्सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन एनी स्टेट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड, बट इट हैज़ नेवर बीन इन्वोक्ड बिकॉज इट विल टर्न इनटू अ पॉलिटिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. पनिशमेंट. अब ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका रूट कॉज क्या है? इलेक्टोरल सक्सेस. सो अगर हम कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं रखते पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तब तक ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व्ड. Modi's two summits, UAE trumps G7. Prime Minister is scheduled to attend two summits this week, special invitee at G Summit in Germany and bilateral summit in Abu Dhabi with UAE President. अब G7 वर्सेस UAE. अगर US को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया UAE का जो रिलेशन है, मतलब नो अदर G7 कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, एक्सपोर्ट मार्केट, इंडियन डायस्पोरा बेस एंड देयर इनवर्ड रेमिटेंसेस कैन मैच टू UAE with respect to India's relation. According to foreign direct investment data, UAE invested more in India in 2021 than Germany and France combined. None of the G7 countries had yet signed a bilateral comprehensive economic partnership agreement with India. अभी रिसेंटली इंडिया UAE ने ये साइन किया है, तो कोई भी G7 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया इंडिया के साथ ये बायलैटरल अग्रीमेंट. इंडिया UAE सिनर्जी. ये जो करंट अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है इंडिया UAE के रिलेशन में, दैट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेंडिंग. दे हैव री एनर्जाइज दिस हिस्टोरिक बट लॉन्ग डॉर्मेंट रिलेशनशिप. मिस्टर मोदी विद मतलब इसका ये सिग्निफिकेंस कैसे है कि मिस्टर मोदी विल कमिसरेट द पासिंग अवे ऑफ UAE प्रेसिडेंट and appointment of Sheikh Mohammed as his successor. He will be the first non-Arab leader to be received in Abu Dhabi after 40 days state mourning.
Abu Dhabi summit will be useful opportunity to recalibrate bilateral ties. अब चेंज सिंस द पेंडेमिक के पेंडेमिक से क्या कुछ चेंज हुआ है, तो जो बायलेटरल ट्रेड है दैट ग्रू बाय 68%, बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रू एंड ट्रेड डेफिसिट हैव रीच्ड $16.8 बिलियन विथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है. इकोनॉमिक रिवाइवल, हायर ऑयल प्राइजेस एंड लार्जर इंडियन इंपोर्ट trade is likely to grow even higher in 22-23. Corrective mechanism built into SEPA would hopefully prevent the deficit from going out of hand. As UAE collects petrodollars, India, the world's fastest growing major economy, could be a lucrative market for investment in areas such as petrochemical, pharmaceuticals, renewables, infrastructure, etc. मैन पावर सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं. टू दे बोथ कैन मतलब दे कैन कोलैबोरेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रीजनल कंट्रीज जहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं, जैसे यमन, सीरिया, सोमालिया. Bilateral political domain, the two sides have cooperated efficiently on security and anti-terrorism, but more need to be done to fight money laundering and the flow of illicit narcotics. A complex area. Southwest जो region है, that is very complex and evolving area. UAE has disrupted the long-standing Arab-Israeli stalemate by normalizing relations with Israel in 2020. After pursuing a muscular regional foreign policy against Islam and in regional hotspots such as Syria, Yemen, ये सब जो भी है, Abu Dhabi now seems to have decided to stage a phased withdrawal and improve ties with Syria, Qatar and Turkey. The ties with Saudi remain edgy because of policy divergence and economic competition. Similarly, it has developed some ructions with the Biden presidency and is diversifying its strategic options with Russia and China. It has ignored plea by US and other Western countries to raise its oil production. India, UAE's second largest trading partner and largest source of tourists and manpower, can be a useful ally. Against the ongoing regional and global flux, India-US summit is both opportune and topical and can have an impact beyond the bilateral context. So ये दो summit एक साथ हैं, G7 उसके बाद UAE summit है. तो in that context, what is the importance of UAE with respect to India in terms of trade and soft power diplomacy, etc. Schools poor in digital learning, 180 districts scored less than 10%. Students in around 61% district of India have very little exposure to digital learning according to Ministry of Education report. अभी एक इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स. अब इसके हाईलाइट्स क्या है, इसमें टॉप परफॉर्मर कौन रहा है, राजस्थान का सीकर फॉलोड बाय झुंझुनू, ये भी राजस्थान में जयपुर. अब इसमें कैटेगरीज कितनी थी, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्ट, प्रचेष्ट 2, 1 and 3. अब ये कैटेगरीज है कि मतलब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का स्कोर इतना है तो ये वो उत्कर्ष हो गया, 81 to 90 है तो 71 to 80 है तो अति उत्तम. So 12 states and UTs do not have single district in the Ati Uttam and Uttam categories. This includes 7 states from Northeast region. Schools across India performed poorly under digital learning category. रूरल अर्बन डिवाइड जो था ये भी बहुत ज़्यादा था. अब इसके कॉजेज़ क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़. अब लर्निंग आउटकम, नो डिस्ट्रिक्ट स्कोर्ड बिलो 10% इन लर्निंग आउटकम. अब स्टेट वाइज जो PGI इंडेक्स है फॉर 2019-20, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से थे, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला. ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है. History of the Sterlite copper plant in Thoothukudi. Sterlite Copper has announced that it is selling off the plant at Thoothukudi. तो ये एक स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है, ये वेदांता ग्रुप के अंदर आता है. सो नाउ इट हैज डिसाइडेड दैट इट इज शटिंग इज थूथुकुडी प्लांट. व्हाई इज द स्टेरलाइट कॉपर प्लांट अप फॉर सेल? इन जून वेदांता ग्रुप पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट टू सेल इट्स स्टेरलाइट कॉपर plant in Thoothukudi. Ever since the plant was sealed in 2018 by Tamil Nadu government, company is trying to reopen it. Then why suddenly it has decided to shut it down? It was running in loss. Even if Supreme Court allowed them to reopen the company, it would need around 800 to 1,000 crores to revamp the plant. What was the reason for the sale? Exploring options to make sure that the plant and the assets are best utilized to meet the growing copper demands of the nation. Why was the plant under lock and key? First blow came when the fishermen in the region, they were worried that effluents discharged by the plant would pollute the sea, which will in turn ruin their livelihoods. 2013 में sulfur dioxide का leak happened, but then Supreme Court allowed them to function after the payment of a fine for polluting land and water. Then in 2018, company announced to enhance its capacity, so large-scale protests happened to oppose it from local and neighbor localities. Now protests turned violent and police opened fire, so Tamil Nadu government sealed the plant. What has the company said about the many allegations against it?
Officials at Sterlite, they have always emphasized that the plant is equipped with all the air pollution control measures and solid waste management facilities. Senior management have also stressed that plants follow zero liquid discharge since inception. जो regulator है TNPCB carries out regular monthly sampling across all the villages and has found no abnormalities. So what is the impact to the country by the closure of such plant? India has shifted from being a large net exporter of refined copper to now being an importer of copper during the last 4 years since the shutdown of the Tuticorin plant. According to data by K Ratings, India is now importing copper at 50% higher price as compared to the average price of copper when India was a net exporter. Sterlite was a major domestic supplier of phosphoric acid, which is a key raw material for fertilizer manufacturing companies. These fertilizer units were impacted due to stoppage of supplies and had to start importing. While operation, it was the largest supplier of sulfuric acid, which is used in the detergent, chemical industries, and had 95% share of the market. Why was a part of the Sterlite plant allowed to function during the pandemic? During the second wave, Supreme Court granted permission to reopen 2 oxygen plants at the Sterlite Copper's Thoothukudi plant. This was done because of national needs. Tamil Nadu government immediately constituted 7-member committee headed by then district collector to oversee the proper functioning of the oxygen plants. Pandemic time में इसको बस इसे कुछ 2 प्लांट्स को जो ऑक्सीजन वाला है उसको फंक्शन करने के लिए अलाउ किया गया था बट एट द सेम टाइम जो TN गवर्नमेंट दे क्रिएटेड अ पैनल headed by the district collector at that time to oversee the proper functioning so that any mishap doesn't happen.